साथियों नमस्कार। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, भारतीय संविधान और राजव्यवस्था को लेकर अपन बात कर रहे थे और पिछले सेशन में अपन बात कर चुके थे अपने शेड्यूल के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, जिसमें क्रमशः 12 अनुसूचियों के बारे में अपने डिटेल से बात की थी। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से क्या तात्पर्य हुआ, तो अपने इसमें यह समझेंगे कि भारतीय संविधान में जो बातें उल्लेखित हैं ये विश्व के बहुत सारे ऐसे देशों से अपने ग्रहण की हैं, ठीक है। तो उसको भारतीय संविधान में कौन से देश से कौन से स्रोत को ग्रहण किया है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अपने मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, विधि का शासन जो है कौन से देश से ग्रहण किया गया, प्रस्तावना की जो भाषा है ये कौन से देश से ग्रहण की गई, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति कौन से देश से ग्रहण की गई, संसदीय शासन प्रणाली कौन से देश से ग्रहण की गई। इनमें क्वेश्चन पूछने के दो टाइप होते हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन से, या तो एक तरफ से आपको दे देंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछने के दो टाइप क्या होंगे। पहला टाइप तो आपका ये रहेगा कि एक तरफ देश का नाम ले लेंगे कि जैसे मैं बात करूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण नहीं किया गया। यानी पहला टाइप तो ये रहेगा, जैसे अमेरिका के संविधान से प्रेरित नहीं है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित नहीं है, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और इसमें जो चार ऑप्शन देंगे, जिसमें ए, बी, सी और डी, जो चार विकल्प रहेंगे, इनमें से तीन विकल्प तो किन से संबंधित रहेंगे, आपके यूएसए से संबंधित रहेंगे। जैसे मैं बात करूं तो विधियों का सम्मान संरक्षण, दूसरा मैं बात करूं मौलिक अधिकार, तीसरी मैं बात करूं उपराष्ट्रपति का पद, और नंबर 4 ऑप्शन में मैंने लिख दिया है मौलिक कर्तव्य। कौन सा लिखा है? मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, अमेरिका के संविधान से प्रेरित नहीं है, यानी भारतीय संविधान में 3 ऐसे स्रोत हैं जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए, लेकिन एक ऐसा स्रोत है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। पहला टाइप तो आपका क्वेश्चन का ये रहेगा। देखिए साथियों, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उनमें प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं वो अपने को पता होना बेहद जरूरी है। नहीं तो अपन पढ़ पूरा लेते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है और अपन किस टाइप से पढ़ के गए हैं। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा वो रहेगा, एक तरफ तो क्या कर देंगे, स्रोत दे देंगे। एक तरफ तो क्या होगा, ये संविधान के स्रोत दे दिए, और दूसरी तरफ जो है क्या होगा, एक तरफ तो संविधान के स्रोत दे दिए और दूसरी तरफ देश का क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। और उसमें क्वेश्चन रहेगा सुमिलित कीजिए। क्या क्वेश्चन रहेगा? सुमिलित कीजिए। जिसमें किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा देखिएगा जरा। जैसे मैंने पहले ऑप्शन में लिख लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मैंने लिख लिया महाभियोग, दूसरा मैंने कौन सा लिख लिया, महाभियोग, तीसरा मैंने लिख लिया संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली। और नंबर 4 पे मैंने लिख लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दूसरी तरफ मैं 4 देशों के नाम लिख लूंगा, या तो इसमें कह दूंगा सही सुमिलित नहीं है, और दूसरा मैं इनकी जगह ये भी लिख सकता हूं कि सुमिलित कीजिए, यानी डीपीएसपी कहां से लिए गए, आयरलैंड से। महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई, या आपके संसदीय शासन प्रणाली है वो कहां से ली गई, या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहां से ली गई। तो क्वेश्चन पूछने के इस वाले टॉपिक से जो है ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान में होना बेहद जरूरी है। जैसे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित नहीं है, तो आपको ध्यान होगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये अमेरिका से नहीं लिए गए, बाकी तीनों जो हैं विधियों का समान संरक्षण, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। बाकी के 3 विकल्प मतलब उपरोक्त सही है और नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर है। तो सबसे पहले तो अपने प्रश्नों का फॉर्मेट क्या रहेगा किसी भी टॉपिक से संबंधित वो ध्यान में होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। देखिए साथियों, भारत में संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था 1946 में। इससे पहले भी भारत की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी
और वो जो भारत की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी वो 1935 के अधिनियम के अनुसार हो रही थी। यानी मैं बात कहूं आपके कि 26 जनवरी यानी संविधान के लागू होने से पूर्व 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत की शासन व्यवस्था, भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत की शासन व्यवस्था है वो किसके अधिनियम के अनुसार संचालित हो रही थी? तो वो कौन सा एक्ट था? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस एक्ट के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था क्या हो रही थी? संचालित हो रही थी। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। जब संविधान सभा का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ, तो 1935 का जो अधिनियम था, इस 1935 में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल किया। यानी कुल मिलाकर अपन बात कहें तो भारतीय संविधान में कुल 395 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? यानी भारतीय संविधान में कुल 300 अनुच्छेद हैं और इन 300 अनुच्छेदों में से लगभग 250 आर्टिकल जो हैं ये 1935 के अधिनियम से प्रभावित हैं। यानी भारतीय संविधान का लगभग 60% हिस्सा, कितने प्रतिशत? भारतीय संविधान का लगभग 60% हिस्सा साथियों वो किससे प्रभावित हैं? इस भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से प्रभावित हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं होगा कि भारतीय संविधान को पूरी तरीके से जो 1935 का अधिनियम था उसी से लिया गया। भाई 1935 का अधिनियम निसंदेह ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम से पूर्व आप लोगों को जानकारी हो तो गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था ब्रिटेन में। यानी मैं बात करूं 1930, 1931 और 1932 में 3 जो क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन से सम्मेलन हुए थे ब्रिटेन में? गोलमेज सम्मेलन। और इन गोलमेज सम्मेलनों में भारत के बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। यहां तक कि जब दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इनमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। यानी जो 1935 का अधिनियम आया था उससे पूर्व 1931, 32 और 1930 के जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें भारत के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, जिसमें देशी रियासतों के राजा भी शामिल थे, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे और कांग्रेस के अलावा बाकी अन्य बहुत सारे ऐसे नेता थे जो भी इस गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। और वहां पर उनको बैठाकर उनसे पूछा गया कि भारत में किस प्रकार की कानून व्यवस्था का स्थापित किया जाए, भारत में कौन कौन से कानून और नियम बनाए जाए ताकि भारत में अंग्रेज जो हैं और बेहतर शासन कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि 1935 के अधिनियम पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा थोपा गया एक कानून था। इसमें भारतीय नेताओं की भी क्या थी? उनकी सलाह से ही बनाए गए कानून थे। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब 1935 के अधिनियम में भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, इसका मतलब लगभग 60% हिस्सा जो है ये 1935 से अधिनियम से लिया गया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो साथियों, जो यूपीएससी का प्रावधान है, किसका प्रावधान है? जो वर्तमान में भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, भारतीय संविधान में आप लोगों ने पढ़ा हो तो भाग 14 में। कौन से भाग में? भाग 14 में जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 308 से लगाकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग। इस संघ लोक सेवा आयोग का पहले भी प्रावधान था, बस फर्क यह था कि इनसे संबंधित आपके 1919 के अधिनियम, इसके बाद 1926 में जो है ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और उसके बाद में 1937 और 1935 के अधिनियम में इसमें और परिवर्तन किए गए। यानी जो परंपरा पुराने समय से कुछ चली आ रही थी उसको संविधान में जोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं अपन बात कहें कि जो पुरानी व्यवस्था थी इनको निसंदेह रूप से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, सीएजी का पद। कौन सा पद? सीएजी का पद का मतलब क्या हुआ कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो भारत सरकार के सरकारी खातों की ऑडिट करने का काम करता है, ये पद का प्रावधान आपके पहले से भी था। इसका प्रावधान पहले से भी था, इसको भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो सबसे बड़े स्रोत की बात करें तो कौन सा रहेगा? आपके 1935 का अधिनियम। यहां पर साथियों 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 2 प्रकार के क्वेश्चन क्या हैं देखिएगा जरा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न सही रहने वाला है। अगर इसमें ऑप्शन आपको सही लगे, देखिएगा
जैसे मेरे पहले 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में मेरा पहला ऑप्शन रहेगा, पहला ए विकल्प जो है ये मैंने लिखा अमेरिका, दूसरा विकल्प मैंने लिखा आपके आयरलैंड, तीसरा विकल्प मैंने लिखा वो लिखा जर्मनी, और नंबर 4 विकल्प मैंने लिखा इंग्लैंड। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। यानी भारतीय संविधान में विश्व के देशों की बात करें तो इनमें से सर्वाधिक स्रोत कहां से ग्रहण किए गए? ऑप्शन ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी जर्मनी और डी इंग्लैंड। इनमें से अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इंग्लैंड इसका क्या रहने वाला है? सही आंसर है। अगर बात करें सबसे बड़े स्रोत की तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है आपके? कौन सा सही रहेगा? इंग्लैंड। लेकिन मैं अगर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं ऑप्शन में, और परिवर्तन किस प्रकार से करूं देखिएगा, जैसे मैंने ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन करके किया क्या कि मैंने इन ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन करके ऑप्शन इस प्रकार से दे दिए। मैंने पहला दे दिया 1935 का एक्ट, 1935 का जो एक्ट। बी ऑप्शन मैंने दे दिया आपके अमेरिका, सी ऑप्शन दे दिया मैंने इंग्लैंड, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया जर्मनी। अब देखिएगा कौन सा सही करना है। अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 1935 का अधिनियम। तो साथियों मैं कह रहा हूं भाषा का बहुत बड़ा खेल है। क्वेश्चन किस स्तर का पूछा गया है और क्वेश्चन में आपके ऑप्शन क्या पूछना चाह रहे हैं वो ध्यान में रखना है। अब यहां पर क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन तो समान है, लेकिन मैंने विकल्पों में क्या किया है? परिवर्तन किया, और आंसर क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। जैसे आपसे अगर पहली प्योरिटी आपको 1935 का अधिनियम देना है, क्योंकि 1935 के अधिनियम से लगभग 60% भाग जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया, लेकिन एक देश की दृष्टि से देखें तो 1935 का अधिनियम नहीं है, तो फिर कौन सा सही करेंगे अपन? इंग्लैंड सही करेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं साथियों कि इंग्लैंड के संविधान से कौन कौन से स्रोत जो हैं ये भारतीय संविधान में शामिल किए गए, इनके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड से अपने कौन कौन से स्रोत शामिल किए भारतीय संविधान में? तो सबसे पहले देश के बारे में बात करेंगे, वो कौन सा है आपको ध्यान में रखना है? इंग्लैंड। कौन सा ध्यान में रखना है? इंग्लैंड। अब देखिएगा इंग्लैंड से सबसे बड़ी विशेषता अपने बात करें तो ली थी संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया था। साथियों विश्व में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं, एक तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी संसदीय शासन प्रणाली। जब भारत के संविधान सभा के जब मेंबर थे तो उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो आपके अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया जाए, या फिर ब्रिटेन की तरह अपने इंग्लैंड की तरह जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया जाए। भारत के संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने बैठकर दोनों को समझा, इनकी विशेषताओं को जाना, इनके गुणों और अवगुणों को जाना, और फिर उसको भारत के अनुकूल कौन सी फिट बैठेगी तो उन्होंने कहा अपन संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हैं। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या है ऐसा? संसदीय शासन प्रणाली में साथियों सरकार के जो अंग होते हैं, जैसे सरकार के जो अंग होंगे, मैं बात करूं कि इनकी कार्यपालिका की, और कार्यपालिका का मतलब मैं बात करूं सरकार की, या फिर दूसरा जो अंग होता है जिसको अपन बोलते हैं व्यवस्थापिका। क्या होता है? व्यवस्थापिका। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि कार्यपालिका किन के प्रति उत्तरदायी होगी? तो कार्यपालिका साथियों व्यवस्थापिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। अर्थात सरकार जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। पहली विशेषता तो ये आपको ध्यान में रखनी। ये संसदीय शासन प्रणाली की क्या है? विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरी विशेषता है कि कार्यपालिका जो होगी ये 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है संसदीय शासन प्रणाली। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका? नाम मात्र की कार्यपालिका। और एक आप सभी को पता है जो दूसरी कार्यपालिका होती है उसको अपन बोलते हैं कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका। दूसरी जो कार्यपालिका होती है उसको अपन कौन सी कार्यपालिका बोलते हैं? वास्तविक कार्यपालिका बोलते हैं। और नाम मात्र की कार्यपालिका की बात करें तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अर्थात भारत में संसदीय शासन प्रणाली को इसलिए स्वीकार किया गया कि सरकार किनके प्रति उत्तरदायी रहनी चाहिए? व्यवस्थापिका के प्रति।
जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जो जिसकी मैं बात करूं आपके कौन से की, आपके अमेरिका में जो है, वहां पर सरकार, वहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो व्यवस्थापिका अर्थात वहां की जो संसद है उसके प्रति बिल्कुल ही उत्तरदायी नहीं होता है। वहां की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो वहां का जो राष्ट्रपति होगा ये व्यवस्थापिका अर्थात वहां की जो संसद के प्रति अर्थात कांग्रेस के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है कि कार्यपालिका अर्थात सरकार जो है ये किन के प्रति उत्तरदायी रहने वाली है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहने वाली है। और साथ ही कार्यपालिका के दो रूप होंगे, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी कौन सी, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान आपके प्रधानमंत्री होगा। तो साथियों, भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे इन्होंने ऐसा नहीं कि विश्व के जो वहां पर ऐसी प्रणाली थी उसको सेम के सेम उठा के अपने भारतीय संविधान में डाल दिया। उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जहां उनको लगा आवश्यक परिवर्तन किया और इसके बाद जो है इसको भारत के संविधान में शामिल किया। तो इंग्लैंड के स्रोत में सबसे पहला स्रोत आपको ध्यान में रखना कौन सा, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी में बात करूं और इंग्लैंड से क्या ग्रहण किया गया, तो दूसरी में बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है विधि का शासन। कौन सा ध्यान में रखना है, विधि का शासन। अब देखिएगा ये विधि का शासन क्या है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेखित है, इनके बारे में जानते हैं। जरा देखिए, विधि के शासन का मतलब है देश में कोई भी कानून है किसी भी नागरिक के साथ कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब अपन कह सकते हैं पैसे के आधार पर, धन बल के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उनके लिए एक समान कानून होगा। और इसका मैं उदाहरण आप लोगों को आज वर्तमान का उदाहरण बताना चाह रहा हूं। जैसे सुशील कुमार पर अभी हाल ही के दिनों में जो है वो एक हत्या का केस लगा था। और सुशील कुमार वो शख्सियत है साथियों जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में अपन कह सकते हैं नाम रोशन किया। लेकिन जैसे उन पर हत्या का केस उन पर लगा तो उसके बाद उनके साथ वही सलूक किया, उनके साथ उन्हीं प्रकार के उनको जो सारी उनके प्रावधान किए गए जो एक आम नागरिक के साथ होता है। मतलब आपके पास कौन सी सुख सुविधाएं रहेगी, क्या रहेगी, आप कौन से पद पर हैं, क्या ओहदा है आपका, वो कोई मायने नहीं रखता। विधि अर्थात देश की जो शासन व्यवस्था है वो विधि के अनुसार वो संचालित होगी। अर्थात देश में किसका शासन होगा, विधि का शासन होगा। कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट भी अपने कहां से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे साथियों जिनका नाम था डाइसी। डाइसी के रूल ऑफ लॉ से अपने ये जो विधि के शासन को ग्रहण किया। ये भी जो दूसरी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, ये भी कहां से ग्रहण की गई, आपके कहां से, इंग्लैंड से अर्थात ब्रिटेन से ग्रहण की गई। तीसरी बात आपको ध्यान में है, भारत में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया, तीसरी विशेषता कौन सी ध्यान में रखनी है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। यानी तीसरा जो स्रोत जो अपने इंग्लैंड से ग्रहण किया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। और विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या मतलब समझिएगा जरा। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कानून बनाने के लिए संसद है केंद्र में और राज्य में क्या है, विधानमंडल। और संसद के भी दो अंग हैं, दो सदन हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के भी दो सदन हैं, आपके कौन कौन सी, विधानसभा और विधान परिषद। अब कानून बनाने के लिए सबसे पहले जो होता है वो बिल रखा जाता है जिसको अपन बोलते हैं विधेयक। ये किसी भी सदन में रखा जाता है। क्यों रखा गया, इस बिल के उद्देश्य बताए जाते हैं वहां पर। और इसके बाद में वहां पर प्रथम वाचन समाप्त होता है। इसके बाद में सेकंड वाचन होता है और सेकंड वाचन में जितने भी अमेंडमेंट करना है उस बिल में, उस बहस करनी है, संशोधन करने, वो होता है। उसके बाद तीसरा वाचन होता है और तीसरे वाचन में उसको मतदान के लिए रखा जाता है। अर्थात प्रत्येक सदन में किसी विधि से बनाने से संबंधित जो है 3 वाचन होते हैं और उसके बाद उसको अगले सदन में भेजा जाता है। अगले सदन में भी वहां पर 3 वाचन होता है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है। यानी इस प्रकार की जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, हालांकि अपने इसको आगे पढ़ेंगे जब भारतीय संविधान का आर्टिकल 107, आर्टिकल 108,
आर्टिकल 109 धन विधेयक के संदर्भ में, और आर्टिकल 110 जो धन विधेयक की परिभाषा से के संबंध में, और आर्टिकल 111 जो आपके राष्ट्रपति को किसी बिल पर हस्ताक्षर करने की जो शक्ति प्रदान की गई है उनके संदर्भ में बात करेंगे। तो ये जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है ये भी अपने कौन से देश से ग्रहण की गई? अमेरिका से इंग्लैंड से ग्रहण की गई। कि कानून निर्माण की प्रक्रिया देश में क्या रहेगी? जैसे ये विधेयक है, अब दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेगा तो ये विधेयक किस नाम से जाना जाएगा? अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। ये प्रणाली अपने कौन से देश से ग्रहण की? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से पहली बात अपने ध्यान में रखनी है संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा आपको ध्यान में रखना है विधि का शासन। तीसरी बात मैंने की कौन सी? विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं वो आपको ध्यान में रखनी है, वो है संसदीय विशेषाधिकार। कौन से ध्यान में रखने हैं? संसदीय विशेषाधिकार। और ये जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, ये संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से ग्रहण किए गए? इंग्लैंड से ग्रहण किए गए। संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से ग्रहण किए गए? इंग्लैंड से ग्रहण किए गए। क्योंकि भारत में ये जो नाम परिवर्तन हुए केवल, जैसे भारत में विधानमंडल पहले भी हुआ करती थी केंद्र, बस नाम परिवर्तन हुए, लोकसभा राज्यसभा रख दिया गया। हालांकि राज्यसभा तो नाम 1954 में हुआ, उससे पहले तो उसका नाम क्या हुआ करता था? राज्य परिषद हुआ करता था। और इन सांसदों से संबंधित जो संसदीय विशेषाधिकार हैं ये भी कौन से देश से ग्रहण किए गए? इंग्लैंड से ग्रहण किए गए। इस बात को भी आपको ध्यान में होना चाहिए, यहां से भी कई बार अच्छा प्रश्न पूछ लेते हैं। इनके बाद देखिएगा अगला जो अपने इंग्लैंड से ग्रहण किया है वो है एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता का क्या मतलब हुआ? अब भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप कहां के नागरिक हैं तो उनका एक ही आंसर आएगा, कौन सा? कि मैं भारत का नागरिक हूं। चाहे आप कन्याकुमारी के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, चाहे आप जम्मू कश्मीर के किसी नागरिक से पूछ लीजिएगा, चाहे आप राजस्थान के किसी नागरिक से पूछ लीजिएगा, या फिर बिहार और बंगाल के किसी नागरिक से पूछ लीजिएगा, नागरिकता सबकी क्या है? एकल नागरिकता है। जबकि दूसरी और आप यूएसए में जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। वहां जब आप किसी नागरिक से पूछेंगे वो पहले कहेगा मैं फ्लोरिडा का हूं, या पहले जो वहां स्टेट है 50 उनका नाम लेंगे और फिर उसके बाद में आपके राज्य का नाम, मतलब यूएसए का नाम लेंगे। लेकिन भारत में का नहीं। भारत में संपूर्ण भारतीय का जो भूभाग होगा उन सब के लिए जो है वो एकल नागरिकता को अपनाया जाएगा, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया। इसके पीछे कारण भी है साथियों। इसके पीछे कारण क्या है कि एकल नागरिकता से देश में एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बात बनेगी। क्योंकि जब कभी इस प्रकार की बात होगी कि मान लो जम्मू कश्मीर पर किसी दूसरे देश ने अटैक किया है, तो कन्याकुमारी में बैठे व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि मेरे भारत पर आक्रमण हुआ। उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज्य पर आक्रमण हुआ है। मैं बात करूं बंगाल पर कभी कोई दिक्कत आई तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ये तो बंगाल पर कोई दिक्कत आई है, मैं तो राजस्थान का निवासी हूं, मुझे बंगाल से क्या लेना देना। एकल नागरिकता का मतलब है पूरे भारत के भूभाग के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान होगा, अर्थात राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपने कहां से लिया है? आपके इंग्लैंड से लिया है। अगला देखिएगा, अगला आपके जो है लोकसभा अध्यक्ष का पद। कौन सा पद? लोकसभा अध्यक्ष का पद। यह भी कहां से लिया है? आपके इंग्लैंड से लिया है। लोकसभा अध्यक्ष के पद से क्या तात्पर्य हुआ? लोकसभा अध्यक्ष के पद से तात्पर्य हुआ कि भारत में लोकसभा के भंग होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कई बार कि निम्नलिखित में से किसका पद जो है कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है भले ही लोकसभा समाप्त हो जाए। यानी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री लोकसभा के भंग होते ही उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जितने भी लोकसभा के सदस्य थे उनका कार्यकाल भी लोकसभा के भंग होने के साथ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं आपके आ जाता तब तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर बना रहेगा। यानी ये वाली जो प्रणाली है, ये वाली प्रणाली भी अपने कौन से देश से ग्रहण की गई? इंग्लैंड से ग्रहण की गई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इंग्लैंड के संदर्भ में बात करें तो इंग्लैंड के संदर्भ में अपने कौन कौन सी बातें की? सबसे पहले अपने संसदीय शासन प्रणाली को लिया। इसके बाद में एकल नागरिकता से संबंधित विधि का शासन, इनके द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, साथ ही संसदीय विशेषाधिकार है, एकल नागरिकता है
और लोकसभा में जो अध्यक्ष का पद है ये कहां से ग्रहण किए गए, इंग्लैंड से ग्रहण किए गए। इस बात को ध्यान में रखना है। साथियों, जो विधि के शासन के बारे में मैंने बात की थी कि ये जो है इंग्लैंड से ग्रहण किया और इंग्लैंड के एक विद्वान हुए थे डाइसी, वहां से। अब यहां पर कुछ जो ऐसे भारत में ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि आप तो एक तरफ तो बोल रहे हो सबके लिए समान कानून है, लेकिन दूसरी तरफ ये विशेषाधिकार वाला क्या मामला है। तो थोड़ा सा वहां पर भी आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वाला क्या मामला, तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। विधि के शासन का मतलब सबके लिए समान कानून है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होंगे, कौन होंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल होंगे, इनके लिए विशेषाधिकार प्रदान किए गए। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 361 में, कि उनको पद पर रहते हुए किसी प्रकार का कोई दांडिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मतलब फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये देश और राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, अर्थात उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए। वैसे विशेषाधिकार साथियों सांसदों और जो विधायक हैं इनको भी प्रदान किए गए। किन किन को प्रदान किए गए हैं, सांसदों और विधायकों को प्रदान किए गए हैं। सांसदों को जो विशेषाधिकार हैं ये आर्टिकल 105 और विधायकों को जो विशेषाधिकार हैं आर्टिकल 194 में किए गए। यानी संसद के हाउस के अंदर मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन की हो सकती है। उन्होंने संसदीय कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का कोई वक्तव्य दिया है या किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है, एक दूसरे को, यहां तक कि एक दूसरे को झापड़ भी मार दिया है, तो भी उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अपन आम जो व्यक्ति हैं, अगर संसद के बाहर बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, एक दूसरे को किसी प्रकार की गाली गलौज की, तो भी अपने विरुद्ध क्या हो जाएगा, आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। ये इस प्रकार के कुछ विशेषाधिकार हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जो राज्यपाल को प्राप्त हैं, जो सांसदों को प्राप्त हैं और जो विधायकों को प्राप्त हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। विधि के शासन तो है भारत में, लेकिन कुछ विशेषाधिकार कुछ विशेष व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, क्योंकि ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ये देश, क्योंकि ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम इनके संदर्भ में तो कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। तो इंग्लैंड से एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं। संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया, विधि के शासन को लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया को ग्रहण किया, साथ ही आपको ध्यान में रखना है संसदीय विशेषाधिकारों को प्रदान किया, एकल नागरिकता को प्रदान किया, और लोकसभा अध्यक्ष का पद भी अपने कहां से लिया गया, आपके इंग्लैंड से लिया गया। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है, और वो कौन सा रखना है, अमेरिका। दूसरा जो देश आपको ध्यान में रखना है कौन सा, अमेरिका। अब बात करते हैं कि अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया। तो सबसे पहले बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो इनसे ग्रहण किया गया विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ये जो विधि का समान संरक्षण है, जब अपन आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि विधियों का समान संरक्षण क्या है और विधि का शासन क्या है। ये जो विधियों का समान संरक्षण है, इसका मतलब हुआ कि कानून जो हैं कुछ मामलों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए विशेष कानून रहेंगे। जैसे मैं बात करूं, इसको अपन बिल्कुल इजी वे में समझना है। विधियों का समान संरक्षण, जैसे कोई ऐसा कानून बनाया जो सबके लिए समान है, लेकिन जो दिव्यांग साथी हैं, जो महिला हैं या जो दिव्यांग हैं, वो जो सामान्य व्यक्ति अपने जैसे हैं, उनके लिए और अपने लिए बराबर कानून बना दिया, तो क्या वो अपना मुकाबला कर पाएंगे। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे कोई दौड़ हो रही है और उस दौड़ में महिला भी भाग ले रही है और उस दौड़ में दिव्यांग भी भाग ले रहे हैं, उस दौड़ में पुरुष जो सामान्य है वो भी भाग ले रहे हैं। अब उन दौड़ में दायरा ये रखा कि सभी को 5 मिनट के अंदर इतना दौड़ना है। क्या अपने बराबर दिव्यांग दौड़ पाएगा? क्या अपने बराबर महिला दौड़ पाएगी? नहीं दौड़ पाएगी ना। तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हो। विधियों का समान संरक्षण का मतलब है समान के साथ समान व्यवहार हो। क्या हो? समान के साथ समान व्यवहार। और समान के साथ समान व्यवहार का मतलब होगा कि उन दिव्यांगों के लिए अलग प्रावधान, वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं से संबंधित कोई कानून बना दिया तो फिर ऐसा नहीं कि एससी की महिला है, ये एसटी की महिला है, ये आपके ओबीसी की महिला है, या फिर वो सरकारी नौकरियों के संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। मैं सामान्यतः कानून की संदर्भ की बात कर रहा हूं, आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। आरक्षण एक अलग मुद्दा है। देश में बनने वाले कानून जो हैं, ये आपकी सिविल और फौजदारी जो मुकदमे उनसे संबंधित बातें कर रहा हूं, तो उनसे संबंधित एक अलग मुद्दा है।
इसको समझिएगा, ठीक है। ये जो विधियों का समान संरक्षण है ये कहां से लिया गया, ये आपके कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है भारत में, जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कि भी भारत में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है ये कौन बनेगा, कि उपराष्ट्रपति बनेगा। भारत में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति करेगा। वैसे प्रावधान अमेरिका के संविधान में भी था। बस दोनों में फर्क ये है कि अमेरिका में तो क्या होगा, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो शेष कार्यकाल जो भी रहेगा पूरे शेष कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, मतलब परमानेंट वो राष्ट्रपति बन जाएगा। जबकि भारत में क्या होगा, भारत में कुछ ही समय तक, जब तक के नए चुनाव नहीं हो तब तक वो उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये उपराष्ट्रपति का पद भी अपने कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोनों हाँ लिया यहाँ वहां से गया है। अब देखिएगा, आप कह रहे हैं ना कि भारतीय संविधान उदार का थैला, कुछ आलोचना करते हैं इस प्रकार की। भाई भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद लिया तो कहां से गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखिएगा फर्क क्या है, यूएसए में क्या होता है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, जैसे राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति की पद पर रहते क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जो ये अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा ये किन के रूप में कार्य करेगा, तो ये कार्य करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। किन के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कितने समय तक के लिए करेगा, कि जो इनका शेष कार्यकाल बचा है, किनका, इन वाले राष्ट्रपति का। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल मान लेते हैं 1 वर्ष काम किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। 1 वर्ष काम किया और मृत्यु हो गई तो 3 वर्ष तक कार्य कौन करेगा, ये उपराष्ट्रपति करेगा। जबकि भारत में क्या सिस्टम है, भारत में है कि जब तक चुनाव और यथाशीघ्र 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाए। तो भारत में जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति है वो 6 माह तक रह सकता है, जबकि अमेरिका में शेष समय तक रहेगा। तो लिया तो वहां से गया है, लेकिन उनमें परिवर्तन करके फिर इनको भारत के अकॉर्डिंग बनाकर फिर उसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा आपको ध्यान में रखना है उपराष्ट्रपति का पद। तीसरा आपको ध्यान में रखना है साथियों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। भारत में जो राष्ट्रपति की हटाने की जो प्रक्रिया है, अर्थात जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वो भी अपने कहां से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यानी भारत में संसद के द्वारा जब कभी भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करे तो संसद के द्वारा एक प्रस्ताव लाकर उस प्रस्ताव को किस नाम से जानेंगे, महाभियोग के नाम से जानेंगे, और उस राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये वाली प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, अपने अमेरिका से ली गई है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करें और अमेरिका से क्या लिया गया, तो अगला आपको ध्यान में रखना है शक्तियों का पृथक्करण। क्या लिया गया है, शक्तियों का पृथक्करण। इस शक्तियों के पृथक्करण से क्या तात्पर्य हुआ, देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, जैसे मैं बात करूं, एक अंग होता है जिसको अपन बोलते हैं कार्यपालिका, दूसरा अंग होता है जिसको अपन बोलते हैं व्यवस्थापिका, और तीसरा जो अंग होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग रूप से कार्य करेंगे। अर्थात कार्यपालिका अलग कार्य करेगी, व्यवस्थापिका अलग कार्य करेगी और न्यायपालिका अलग कार्य करेगी। इसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। भारत में शक्तियों के पृथक्करण को स्वीकार किया गया है, वो अमेरिका से स्वीकार किया। अमेरिका विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा देश है जहां शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बहुत ही ज्यादा आपका अपन यूं कह सकते हैं महत्व देकर स्वीकार किया गया। यानी अमेरिका में किसी भी प्रकार की कार्यपालिका का, वहां की जो संसद होती है, कांग्रेस होती है, इनका कोई संबंध नहीं है। यानी मैं इसको ऐसे बात करूं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा उसका, और जो अमेरिका की संसद होगी जिसको अपन कांग्रेस बोलते हैं, इनका कोई संबंध नहीं होता है। और तीसरा जो अंग होता है न्यायपालिका, इनका भी इन तीनों अंगों से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात सरकार के जो तीनों अंग हैं ये पृथक पृथक रहकर कार्य करते हैं। इसी को बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार तो किया गया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह नहीं किया गया। बस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में
इन दोनों अंगों में समन्वय है। इन न्यायपालिका को कुछ मामलों में स्वतंत्र किया गया है, जैसे अपन कहें न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो, या अपन न्यायाधीशों से संबंधित उनकी कानून निर्माण से संबंधित बात हो, यहां पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, न कि अमेरिका की तरह ही पूरे शक्ति पृथक्करण को सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है ये भी अपने कौन से देश से ग्रहण किया गया, ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला देखिए, अगला आपको ध्यान में रखना है न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सा ध्यान में रखना है? न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है इसको जानिएगा जरा। भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखें। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब हुआ कि संसद ने और राज्य की विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है और वो कानून अगर संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है, या अपन यूं कहें वो कानून संवैधानिक नहीं है, तो न्यायपालिका के पास वो अधिकार है कि वो ऐसे कानूनों की समीक्षा करें, उनका पुनरावलोकन करें और ऐसे कानूनों को समाप्त करने की भी बात न्यायपालिका कर सकती है। उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ये मूलतः कॉन्सेप्ट कहां से है? यूएसए का। और यूएसए में भी एक वाद आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक वाद था, मेरबरी बनाम मेडिसिन। उस वाद के बाद से यूएसए ने जो पूरे विश्व को न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शक्ति को से अवगत करवाया, जिसमें कहा गया कि संसद और सरकार जो हैं ये संविधान के अनुसार कार्य करें। किसके अनुसार कार्य करें? संविधान के अनुसार कार्य करें। लेकिन संसद और सरकार जहां कहीं संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे, यानी संसद और सरकार जहां कहीं तानाशाह होने की कोशिश करे, क्योंकि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगी मतलब तानाशाह होने की कोशिश करेगी, तो जो सरकार का तीसरा अंग है कौन सा? न्यायपालिका। कौन सा अंग है? न्यायपालिका है। क्योंकि संविधान का रक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होता है। तो न्यायपालिका संसद द्वारा बनेगी इस प्रकार की विधि को शून्य घोषित भी कर सकता है। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन वाला कॉन्सेप्ट है ये भी भारत में कहां से ग्रहण किया गया है? ये भी अमेरिका से ग्रहण किया गया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। कुछ आर्टिकल हैं जिसको मैं आप लोगों से को बताना चाह रहा हूं, जैसे आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133। इस प्रकार के कुछ अनुच्छेद हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन को क्या प्रदान करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन जैसी बात भी भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण की गई? ये भी आपके अमेरिका से। लेकिन संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना। साथियों, यहां से क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की गई। दूसरा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्दों का उल्लेख है। तीसरा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति प्रदान करते हैं। अब उपरोक्त तीनों में से कौन सा कथन गलत है? 1, 2, 3 या 1, 2 या केवल 2 या केवल 1, 3? तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन वाला जो कंसेप्ट है ये अमेरिका का है, वहां से अपने ग्रहण किया। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति प्रदान करते हैं और वो अनुच्छेद मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला अपने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया इसके बारे में जानते हैं। अगला जो अपने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है वो है लोकहितवाद, जिसको अपन बोलते हैं जनहित याचिका। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका, या जिसको अपन बोलते हैं PIL। ये क्या होती है लोकहितवाद? क्या होता है जनहित याचिका या PIL? इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, भारत में जो है PN भगवती को, किनको? भारत में PN भगवती को लोकहितवाद का जनक माना जाता है। किनको माना जाता है? PN भगवती को। हालांकि इनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के 2-3 और न्यायाधीश भी थे, जिसमें PR कृष्ण अय्यर की बात करें तो वो भी इनके साथ में थे। लेकिन लोकप्रिय बनाना का काम किन्होंने किया है? PN भगवती ने किया। जनहितवाद का क्या मतलब हुआ कि ऐसे मुद्दे जो जनता के हित से जुड़े हो या समाज का वो वर्ग
जो किसी कारण से न्यायपालिका में नहीं आ पा रहा हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, या उनको न्यायालय के संदर्भ में कुछ जानकारियां प्राप्त नहीं हो, तो जनता का कोई भी जनता का ऐसा नागरिक, देश का ऐसा नागरिक जो ऐसे मामले को न्यायपालिका में पहुंचा सके। लेकिन वो मुद्दा किससे संबंधित होना चाहिए? लोक हित से संबंधित होना चाहिए, जनहित से संबंधित होना चाहिए, किसी व्यक्तिगत हित से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत की न्याय प्रणाली पर लोगों का भरोसा रहे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गांव के अंतिम छोर और टीएसपी क्षेत्र के अंतिम छोर पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उनको भी न्यायपालिका के बारे में जानकारी मिले और उनको भी ये पता चले कि न्याय प्रणाली नाम की कुछ व्यवस्था भारत में है। अगर हम किसी कारण से नहीं जा पा रहे, क्योंकि न्याय प्रणाली के संदर्भ में बात करें तो वकीलों की मोटी फीस है, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक पोस्टल ऑर्डर लीजिए, या यूं कहें आप एक पत्र पर लिख के आप उस न्यायपालिका को भेज दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। वहां पर आपकी सुनवाई होगी और आपकी बात की रखा जाएगा, आपकी बात की पैरवी होगी। यही क्या है? जनहित याचिका है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? PIL बोलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से क्या ग्रहण किया? तो अगला आपको ध्यान में रखना है मौलिक अधिकार। क्या ग्रहण किया गया? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 3 के आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकारों की अवधारणा भी जो है, ये भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई। यानी नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे? स्वतंत्रता का होगा, समानता का होगा, शोषण के विरुद्ध होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का होगा, आपके शिक्षा एवं संस्कृति का होगा। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये भी अपने कहां से ग्रहण किए गए? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे अमेरिका के संविधान में लिखा था वैसा का वैसा उल्लेखित कर दिया। नहीं, इसमें भी जहां उनको लगा, भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको लगा कि यहाँ अमेंडमेंट होना चाहिए, उसमें आवश्यक संशोधन करने के बाद ही उसमें संशोधन किया और उसके बाद भारत में इसे क्या किया? लागू किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति। और प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति का क्या मतलब हुआ? भारतीय प्रस्तावना की जब आप प्रथम पंक्ति देखते हैं कि हम भारत के लोग, ऐसा नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में लिखा था हम भारत के लोग, वहां पर लिखा था हम अमेरिका के लोग। और उनको अपने भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको लगा यार ये अच्छी बात है, इनको भारतीय संविधान में शामिल करना चाहिए और इनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल करना चाहिए। देखिए कितनी मेहनत करके भारत के लोग, जहां कहीं एक एक लाइन उनको लगी कि ये लाइन भारतीय संविधान और भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उनको भारत के संविधान में शामिल किया। हम भारत के लोग जैसे शब्द जो हैं, अर्थात प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है, ये कहां से ग्रहण किया गया? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, वहां की जो प्रस्तावना थी वहां से ग्रहण किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या ग्रहण किया गया? भारत का जो राष्ट्रपति होगा ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तो नेक्स्ट जो है, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाओं का क्या होगा? कमांडर। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, सर्वोच्च सेनापति होगा। ये वाला अवधारणा भी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कहां से ग्रहण किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया। और जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 53 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाली अवधारणा भी अपने कहां से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई। और क्या लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से? और आपको ध्यान में रखना है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक रहकर कार्य करती है, ये वाली अवधारणा भी जो है ये कहां से ली गई? ये वाली अवधारणा भी अपने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक रूप से कार्य करें। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था होती है और इस कॉलेजियम में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। लेकिन बीच में 2014 की बात कर रहा हूं मैं,
एक अमेंडमेंट हुआ था 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के द्वारा उस कॉलेजियम को समाप्त करके न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अब ये कॉलेजियम नहीं होगा, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि इससे भारत की जो न्यायपालिका की स्वतंत्र अवधारणा है, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कार्यपालिका का दबाव रहेगा न्यायपालिका पर, और जब कार्यपालिका का दबाव न्यायपालिका पर रहेगा तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, अतः दोनों का पृथक पृथक रूप से कार्य करना बेहद आवश्यक है। इसीलिए उस 99वें अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द या समाप्त कर दिया। क्योंकि भारतीय संविधान के संदर्भ में आप एक आर्टिकल भी देखते हैं, आर्टिकल 50, कौन सा आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 50, और अनुच्छेद 50 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों जो हैं कैसे कार्य करेगी, पृथक पृथक रूप से कार्य करेगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है ये कौन से देश से ग्रहण की गई, अमेरिका से ग्रहण की गई, इस बात को ध्यान में रखना है। तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया गया, विधियों का समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इनके साथ ही शक्तियों का जो पृथक्करण है, इनके साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका यानी PIL, इनके साथ ही मौलिक अधिकार, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये वाली अवधारणा जो है ये कहां से ली गई, सारी की सारी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। यानी इंग्लैंड के बाद दूसरा कोई देश जिनके संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक पड़ा है वो कौन सा है, आपके अमेरिका है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तीसरे जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं अपन, वो कौन सा है, कनाडा। कौन सा देश है, कनाडा। देखिए साथियों, कनाडा से क्या क्या ग्रहण किया गया, तो कनाडा से अपने ग्रहण किया विषयों का बंटवारा, यूं अपन इसको यूं कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, या अपन यूं कहें शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब संघात्मक शासन व्यवस्था और शक्तियों के इसके क्या मतलब हुआ, संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब हुआ कि केंद्र के साथ साथ संविधान द्वारा राज्यों को भी शक्तियां मिले, केंद्र के साथ साथ संविधान द्वारा राज्यों को भी कानून बनाने के अधिकार मिले, उसको बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। और आप लोगों ने जब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को पढ़ा था तो 7वीं अनुसूची में मैंने बताया था कि 3 प्रकार के विषय होते हैं, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र के द्वारा बनाए जाएंगे, राज्य सूची पर कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाएंगे, और समवर्ती पर कानून दोनों के द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं बात करूं समवर्ती की, थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा। ये जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची आपके कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये समवर्ती सूची जो है ये कनाडा से नहीं। कनाडा में कई 2 प्रकार की सूचियों की बात करते हैं, एक तो कौन सी, संघ सूची, और दूसरी कौन सी, राज्य सूची। कौन कौन सी, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति किनको मिलेगी, केंद्र को मिलेगी, और राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किनको मिलेगी, राज्य को मिलेगी। ये वाली जो अवधारणा है ये अपने कहां से ग्रहण की, कनाडा से ग्रहण की। इस बात को ध्यान में रखना है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था की बात हो, या फिर शक्तियों के विभाजन की बात हो, या विषयों के बंटवारे की बात हो, ये भी कहां से ग्रहण किया, कनाडा से ग्रहण किया। तीसरा आपको ध्यान में रखना है अवशिष्ट विषय। कौन से विषय, अवशिष्ट विषय, जिसका जिक्र अपने 7वीं अनुसूची के समय किया था, और मैंने कहा आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है। कौन सी शक्तियों का उल्लेख है, अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है। और अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है ऐसा विषय जो न तो संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में है, और न ही समवर्ती सूची में है। ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय के रूप में जानते हैं। और ये वाले भी कहां से लिए गए, अपने कनाडा से लिए गए। और इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किनको प्रदान की गई, केंद्र को प्रदान की गई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा कनाडा से क्या ग्रहण किया गया, इनके अलावा नंबर 4 पे आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति, किनकी नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, ये राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाए, कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाए। भारत में भी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र अर्थात किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
जबकि दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर राज्यपाल को जो गवर्नर बोलते हैं वहां पर इलेक्शन होते हैं, जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में कितने मतलब संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने न जाने इनके लिए कितने देशों के संविधान को पढ़ा होगा। क्या अगर राज्यों में राज्यपाल के लिए इलेक्शन करवा दिए तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में क्या रहेगा, टकराव की स्थिति रहेगी। इसके लिए क्या किया जाए, एक तो नाम मात्र का आपके शासक बनाया जाए। नाम मात्र का मतलब क्या हुआ कि जिनके पास शक्तियां हो तो कुछ नहीं, शक्तियों का संचालन पूरा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद करे, लेकिन वो केंद्र के द्वारा नियुक्त होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कहां पर है, ऐसी व्यवस्था कनाडा में है और उनको अपने भारतीय संविधान में शामिल किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनसे क्या क्या केंद्र राज्य संबंधों की बात हो जाए, संघात्मक शासन व्यवस्था की बात हो जाए, या फिर यूं कहीं अवशिष्ट शक्तियों की बात हो जाए, या फिर राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये केंद्र के द्वारा हो जाए। एक बात और कनाडा में आपको ध्यान में रखनी है और वो आपको आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल 143। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल मित्रों आप देखते हैं, आर्टिकल 143, जिस आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है। किनको शक्ति प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है। किसके, सुप्रीम कोर्ट से क्या लेने की, परामर्श लेने की, परामर्श लेने की। यहां पर यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्री शक्ति प्रदान की गई है, परामर्शदात्री शक्ति प्रदान की गई है कि वो राष्ट्रपति को क्या दे सकता है, परामर्श दे सकता है किसी मामले में जिस मामले में राष्ट्रपति ने कोई परामर्श मांगी है। ये वाली अवधारणा भी कहां से ली गई है आपके, ये वाली अवधारणा भी कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई। यानी इनके अलावा और मैं कनाडा के संदर्भ में बात करूं तो एक और ध्यान में रख सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध। ये तो संघात्मक शासन व्यवस्था की बात आई गई है, केंद्र राज्य संबंध इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी कहां से लिया गया है, ये भी आपके कनाडा से लिया गया। तो ध्यान में रखिएगा कनाडा से क्या क्या ग्रहण किया गया, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था, साथ ही केंद्र राज्य संबंध। इसी से जोड़ के आपको पढ़ना है शक्तियों का विभाजन, मतलब संघ सूची, राज्य सूची। अवशिष्ट शक्तियां ध्यान में रखना आपके कनाडा से ली गई, जबकि समवर्ती सूची कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इनके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति किन के द्वारा, केंद्र के द्वारा की जाए। इस प्रकार की अवधारणा भी कहां से ली गई, आपके कनाडा से ली गई, ध्यान में रखना। और आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये वाला अवधारणा भी कहां से ली गई, कनाडा से ली गई। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला देश जो अपन बात करने वाले हैं स्रोत के संदर्भ में, वो आपको ध्यान में रखना है आयरलैंड। कौन सा ध्यान में रखना है, आयरलैंड। अब देखिएगा आयरलैंड से क्या क्या ग्रहण किए। सबसे पहले मैं आयरलैंड की बात करूं तो आयरलैंड से जो है भाग 4, और भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं ये कहां से ग्रहण किए गए, आयरलैंड से ग्रहण किए गए। अर्थात राज्य के कर्तव्य हैं। हालांकि 1935 का जो अधिनियम था, इस 1935 में भी उस 1935 के एक्ट में भी राज्य के अपन कह सकते हैं कर्तव्यों के बारे में जिक्र था, लेकिन ये मूलतः कौन से देश की अवधारणा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाग 4 जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट जो है कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा आयरलैंड से क्या लिया गया, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। और इसका क्या मतलब हुआ कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन कौन सी विधि के द्वारा होगा, कि अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। और जिसमें भाग कौन लेगा, तो क्या संसद एवं विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये वाली अवधारणा जो आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 में पढ़ते हैं, ये वाली अवधारणा भी कहां से ली गई है, ये वाली अवधारणा भी कहां से ली गई है, आपके आयरलैंड से ली गई। तीसरी बात देखिए, तीसरी आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा क्या करना, मनोनीत करना। आप लोगों को पता होगा कि भारत की राज्यसभा की वर्तमान बात करें तो 245 मेंबर हैं, और 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं।
तो ये वाली जो अवधारणा है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने वाली, ये वाली अवधारणा अपने कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों के आपके निर्वाचन से संबंधित अवधारणा कहां से ली गई, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? दक्षिणी अफ्रीका रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है वो महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के से जो मेंबर हैं उनसे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछा गया कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये अवधारणा कहां से ली गई, तो आपको ध्यान में रखना कहां से ली गई, आपका राइट आंसर होना चाहिए आयरलैंड। क्वेश्चन ये पूछे कि राज्यसभा में 233 जो मेंबर निर्वाचित होते हैं, इनको राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, विधानसभाओं के जो मेंबर है उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये वाली प्रणाली कहां से ली गई, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दक्षिणी अफ्रीका होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आयरलैंड के संदर्भ में आपको मुख्यतः 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी ध्यान में रखनी है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। दूसरी ध्यान में रखनी है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। तीसरी आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो अपने कहां से ली है? आयरलैंड से। अब बात लगे हाथ दक्षिणी अफ्रीका की भी कर लेते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका से क्या क्या ग्रहण किया गया। देखिए साथियों, दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। कितनी बातें ध्यान में रखनी है? 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कौन सी ध्यान में रखनी है? वो ये रखनी है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो 233 राज्यसभा के सदस्य हैं, इनको विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। ये वाली जो अवधारणा है ये कहां से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था। राज्यसभा के संदर्भ में भी 2 अलग अलग देश मनोनीत करने हैं। तो कि देखिए भाई साहब, अपन आयरलैंड के संविधान को देखते हैं, वहां पर जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनके जैसी अवधारणा भारत में भी लागू करें। बाकी 233 मेंबर रहेंगे क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन बनाना है। इसके लिए इसमें चुनाव की क्या प्रक्रिया रखें, तो देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका में संविधान में क्या व्यवस्था है। तो वहां पर है राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर उनको चुनते हैं, तो अपने इन व्यवस्था को अपना ले। दूसरी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण की गई, तो दूसरी व्यवस्था आपको ध्यान में रखना है और वो ये की गई कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कौन सी? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? 368 में। अर्थात संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया आप आर्टिकल 368 में पढ़ते हैं, ये वाली प्रणाली अपने कौन से देश से ग्रहण की गई? दक्षिणी अफ्रीका से ग्रहण की। यानी 2 प्रकार के जो संविधान संशोधन है, कौन कौन से? एक तो विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति के द्वारा संविधान संशोधन। ये वाली प्रणाली अपने कहां से ली गई? दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, राज्यसभा में जो 12 राज्यसभा के जो 233 मेंबर होते हैं उनको किस प्रकार आपके चुनाव करवाने हैं, वो वाली व्यवस्था। और दूसरी, संविधान का संशोधन किस प्रकार से होता है, ये वाली जो आपको प्रक्रिया है कहां से ली गई? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई। नेक्स्ट जो देश अपने बात करने वाले हैं साथियों स्रोत के संदर्भ में, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ध्यान में रखना है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले तो जो समवर्ती सूची है, कौन सी सूची? समवर्ती सूची। क्या मतलब हुआ समवर्ती सूची? आपने जब विषयों के बंटवारे के संदर्भ में बात की थी तो 3 प्रकार की सूचियां पड़ी थी, और समवर्ती सूची में मैंने बताया कि इसमें ऐसे विषय जिसमें कानून केंद्र भी बना सकता है और जिसमें कानून राज्य भी बना सकता है, लेकिन विवाद की स्थिति हो जाए तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? अधिक प्रभावी होगा। अर्थात केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। अर्थात जो समवर्ती सूची है वो कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात इसमें ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना की भाषा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति तो कहां से ली गई? यूएसए से ली गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। मतलब प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति जो आप देखते हैं, हम भारत के लोग, ये तो कहां से ली गई? आपके अमेरिका। और क्वेश्चन ये पूछे कि भाषा कहां से ली गई, तो आपको ध्यान में रखना कहां से ली गई?
ऑस्ट्रेलिया से ली गई। देखिए साथियों, कितनी शानदार मेहनत करके भारत के संविधान को अपन क्या किया है, आपके निर्माण किया है। लेकिन आलोचना करने वाले फिर भी इनकी खूब आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भारतीय संविधान में तो कुछ नहीं किया है, विश्व के अलग अलग देशों में जो स्रोत है उनको लाए और उनको भारत के संविधान में बना के एक बड़ी सी पोता जो है अपने सामने रख दिया। देखिए, कौन से देश से क्या ग्रहण किया है वो मुद्दा नहीं है, कौन से देश से क्या ग्रहण किया और उसको भारत की परिस्थिति के अनुकूल किस प्रकार उसको बना के भारत की जनता पर लागू किया है वो ज्यादा मायने रखता है। तीसरी बात मैं इनके संदर्भ में करूं तो तीसरी आपको ध्यान में रखनी है संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में कर रखा है, ये भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, यानी कोई ऐसा बिल जिस पर लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा पारित करने से मना कर दे, या राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा पारित करने से मना कर दे, यानी दोनों के बीच में किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाए, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी प्रावधान किए गए आर्टिकल 108 में कि राष्ट्रपति उस पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बस यही बात महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया वो आपको ध्यान में, कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो कि लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उस स्थिति में राज्यसभा का जो सभापति है वो न करके राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 108, साथ ही आर्टिकल 118 के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो देश आपको ध्यान में रखना है साथियों वो है जर्मनी। कौन सा ध्यान में रखना है, जर्मनी। और जर्मनी के संदर्भ में आपको मुख्यतः दो बातें ध्यान में रखनी है। एक ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आप और ध्यान में रख सकते हैं, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम जो भाग 13 में उल्लेखित हैं वो भी कहां से ग्रहण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। अब मैं बात जर्मनी की करूं तो जर्मनी में भारत में जो आपातकालीन प्रावधान है, कौन से प्रावधान, भारत में जो आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, यानी मैं बात करूं आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में जो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के प्रावधान हैं वो कहां से ग्रहण किए गए, आपके जर्मनी से ग्रहण किए। साथ ही दूसरा जो प्रावधान ध्यान में रखना है वो है कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये वाली अवधारणा भी कहां से ग्रहण की गई है, तो ये वाली अवधारणा भी कहां से ग्रहण की गई है, जर्मनी से ग्रहण की। तो जर्मनी से मुख्यतः दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, भारत के जो आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 18 में, कौन से भाग में है, भाग 18 में जो आपातकालीन प्रावधान है ये आपके जर्मनी से लिए गए। और आपातकालीन प्रावधानों में जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी के मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। ये व्यवस्था भी कहां से ग्रहण की गई, जर्मनी से ग्रहण की गई। इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक दो छोटे छोटे और प्रावधान है, इसके बारे में बात करें अपन तो नेक्स्ट जो देश है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, फ्रांस। फ्रांस से दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व शब्द हैं, कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व शब्द हैं, ये कहां से ग्रहण किए गए, फ्रांस से। क्योंकि फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और उसको बाद में फ्रांस के संविधान में लागू कर लिया गया और उसे भारतीय संविधान में लागू कर लिया गया। यानी फ्रांस की संविधान से पहले तो आपको ये तीन शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और इन शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान के कहां पर उल्लेखित किया गया है, प्रीएम्बल में। दूसरा फ्रांस से ग्रहण किया गया साथियों गणराज्य। कौन सा ग्रहण किया गया, गणराज्य। और गणराज्य का पहले भी मैं आप लोगों को अर्थ बता चुका हूं, जिस देश का सर्वोच्च जो आपके पदाधिकारी अर्थात राष्ट्राध्यक्ष हैं जो हैं, ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से हो भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो, उस देश में क्या होता है, गणराज्य होता है। उस देश में क्या होता है, गणतंत्र होता है। तो ध्यान में रखिएगा, गणतंत्र या गणराज्य की बात आए तो कौन सा ध्यान में रखना है, फ्रांस आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आए तो भी कौन सा ध्यान में रखना है, फ्रांस ध्यान में रखना। अगले देश के बारे में बात करें साथियों, वो आपको ध्यान में रखना है जापान। और जापान से मुख्यतः एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और इसके बारे में अपन बात करेंगे जब आप भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उस समय ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, इनको लेकर भारत में कौन कौन से वाद आए थे, जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को और डिटेल में जानने की बात कही थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक देश और साथियों आपको ध्यान में रखना है, और वो कौन सा है? सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस, जिसको अपन बोलते हैं वर्तमान में रूस बोलते हैं, इनसे अपने क्या ग्रहण किए गए? तो ये मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन बाद में जो भारतीय संविधान के भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये आपके कहां से ग्रहण किए गए? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, संविधान के मुख्य जो स्रोत थे, जो विश्व के अलग अलग देशों से अपने भारतीय संविधान में ग्रहण किए थे, इनके बारे में अपने जाना। हालांकि एक एक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जब अपन संविधान के भाग 1 से शुरू करेंगे, उस समय अपन एक एक आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो वहां पर मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा कि ये वाली अवधारणा जो है आपके उन देश से ली गई। जैसे आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल 14 जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधियों का समान संरक्षण और विधि का शासन। तो मैं बता दूंगा कि विधि का शासन जो है आपके इंग्लैंड से लिया गया, और विधियों का समान संरक्षण आपके USA से लिया गया। दूसरी तरफ जब आर्टिकल अपन 21 पढ़ेंगे, तो वहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे ही आएगा, तो मैं वहां पर रिपीट कर दूंगा भाई साहब, ये वाली प्रक्रिया जो है ये आपके कहां से ली गई? जापान से ली गई। जैसे ही अपन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आज अपन पढ़ रहे हैं, ये वाली प्रक्रिया कहां से ली गई? आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जैसे अपन राज्यसभा पढ़ेंगे, तो राज्यसभा में जब 12 सदस्यों के मनोनीत की बात आएगी, तो मैं आपको लोगों के लिए वहां पर फिर से जिक्र कर दूंगा कि ये वाली अवधारणा अपने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। लेकिन स्रोत को सबको एक साथ में पढ़ के यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत करवाया। मुझे उम्मीद है आपको क्लास जो है वो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। अपन नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है प्रीएम्बल या प्रस्तावना। तो जो भी साथी प्रीएम्बल या प्रस्तावना की क्लास लेने वाले हैं, उनसे पहले मेरा एक निवेदन रहेगा आप लोगों से कि आप जो हैं वो प्रीएम्बल को 1-2 बार अच्छे ढंग से पढ़ के उस प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना को पूरी तरीके से याद कर ले। फिर अपन जानेंगे कि प्रीएम्बल में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस लेवल तक एक प्रश्न जो प्रस्तावना से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।